नमस्कार साथियों, आज है दिनांक 14 जून 2026 और आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया था HPJBT टेट जून 2026 का एग्जाम। साथियों, जिसकी मैं जीके के एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूँ। इसमें वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने अपनी HP टेट की लक्ष्य सीरीज में करवाए थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कितने बार मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका फ्रांस की देश की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना था। हमने ये भी बात करी थी कि भारत में यूनेस्को के कितने स्थल हैं। तो भारत में यूनेस्को के आपकी 44 स्थल है, ये भी हमने पढ़ा था। तो सारी चीज़ें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते थे और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रोल्ड आउट द अपार आईडी। देखिए, भारत सरकार ने जो अपार आईडी बनाई है वो किसके लिए बनाई है? पहले तो अपार का नाम पता होना चाहिए कि क्या था, यहीं से आपको पता चल जाता। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देखिए, ये जो है भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उनके द्वारा ये अपार आईडी जो है शुरू की गई है। ये जो शुरू की गई है वो किसके लिए शुरू की गई? तो छात्रों के लिए शुरू की गई है। इसका एक नाम है वन नेशन वन स्टूडेंट। ठीक है, तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी अपार आईडी को कहा जाता है, जिसमें 12 अंकों का एक यहाँ पे यूनिक नंबर आपको मिलता है जो कि आधार कार्ड की तरह ही हर छात्र को होता है। तो अपार आईडी छात्रों के लिए बनाई गई, चिकित्सकों के लिए भी नहीं, पंचायतों के लिए भी और सैनिकों के लिए भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होना था। अगला क्वेश्चन है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? देखिए, यहाँ पे जो जीता है वो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि जो 71वें जो फिल्म पुरस्कार है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है वो आपकी आटम रही है और आटम तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आटम ऑप्शन में जब नहीं है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या है? ऑप्शन में नहीं है, तो आटम यहाँ पे नन ऑफ दीज में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 71वें जो आपके फिल्म पुरस्कार है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो आटम रही है और आटम यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं था। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है तो वो 12वीं फेल को भी मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट रह रहा है। तो 12वीं फेल भी हो सकता है या फिर आटम भी हो सकता है, तो दोनों में से एक आंसर होगा। तो इसको आप एक बार कंफर्म कर ले। तो भैया अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये कई बार हम कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश आपका पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। पश्चिमी हिमालय में आपका देखो जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है। ये तमाम ज़िले आपके पश्चिमी हिमालय में आते हैं। जब पूर्वी में कौन कौन आते हैं? जैसे कि पूर्वी हिमालय में आपका सिक्किम आ गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सभी राज्य आपके पूर्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि स्पीति को लाहौल से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है? तो कुंजुम दर्रा लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से अलग करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, तो स्पीति कुंजुम दर्रा जो है वो किस किस के बीच है? तो कुल्लू और स्पीति जो आपका स्पीति घाटी को जो लाहौल से अलग करने का जो काम करता है या लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को जो आपस में जोड़ता है वो आपका कुंजुम दर्रा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां हैं? कितनी बार ये क्वेश्चन नहीं बताया है, कई बार बोल चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां हैं। सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है और यमुना है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी यहाँ पे सतलुज है। ये बात कई बार मैं करता हूँ। इसकी लंबाई हम करते हैं 320 किलोमीटर है। हर नदी के बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक बात बताता हूँ। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाए? एक एक क्वेश्चन आपको करवाया था, बेहतरीन तरीके से करवाया। तमाम साथियों को हर एक छोटी छोटी बात याद रखनी है, तभी जाके आपका ये जेबीटी टेट क्लियर होना था। और मुझे लग रहा है इस बार सबका अच्छा हुआ होगा और एक एक करके मैं सारी आंसर की आपके बीच अभी डालने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पौंग बांध किस नदी पर बना है? देखिए, वही बांध है जिसे आपका महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यहीं पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। पौंग बांध आपका ब्यास नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पौंग बांध यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के नाम से यहाँ पे एक वन्यजीव अभयारण्य भी बनाया गया है। आपका ना तो ये सतलुज पे है, ना रावी पे है, ना चिनाब पे है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊँगा ताकि आपको अपने आंसर आप सही से मिला पाओ, क्योंकि डिटेल से जो हम पढ़ते हैं वो बाकी वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। अगर बात करें तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य की, तो कितने बार मैंने वन्यजीव अभयारण्य आपको कराए थे? 10 बार मैंने आपको बोला था कि तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य आपका कुल्लू जिले में स्थित है। मैंने बोला था कुल्लू में कौन कौन से हैं, तो मैं बार बार बोलता था कि तीर्थन कुल्लू में है, कोखन कुल्लू में है, कनवर कुल्लू में है, आपका आपका सैंज वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में है। तो ये सारे के सारे आपको मैंने बताए थे। धौलाधार था, माफ़ी चाहूँगा, आपका मनाली वन्यजीव अभयारण्य था, कोखन था आपका। मैंने कई बार आपको बोला था कि आपका तीर्थन है। तीर्थन भी कहाँ पर है? कुल्लू में। तीर्थन बहुत ज़्यादा फेमस था। तीर्थन हो गया, कोखन हो गया, कनवर हो गया, ये सभी जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिले में है। और मैंने ये भी बोला था कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो सबसे बड़ा मैंने बोला था कि किब्बर। किब्बर जो है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सबसे बड़ा है, और शिल्ली जो है सबसे छोटा है। एक एक बात बताई थी भाई, एक एक बात बताई थी, बहुत ध्यान से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भाई पिन चुभी थी कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक एक बात आपको बताई थी कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। और ये भी बोला था ये कब बना था, तो ये बना था 9 जनवरी 1987 को। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं भूला हूँ। ये नेशनल पार्क 9 जनवरी 1987 को बना था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसका एरिया भी हमने पढ़ा था कि इसका एरिया कितना है, तो हर एक बात पढ़ी थी। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क और पीन वैली नेशनल पार्क। कुल्लू जिले में ही अकेले 3 हैं, और कुल्लू तो ऑप्शन में था ही नहीं, तो किन्नौर में भी नहीं है, कांगड़ा में भी नहीं है, चंबा में भी नहीं है। तो आपको तो नॉर्मल आंसर से ही, ये तो फ्री के नंबर दिए हुए थे इस पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कितने बार मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है? तो ये दियोली बिलासपुर में है। दियोली बिलासपुर आपका किस नदी के किनारे है? तो सतलुज नदी के ही आसपास है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे इस परीक्षा में, जिन क्वेश्चन को हमने बार बार और इम्पॉर्टेंट तरीके से बहुत ही मेहनत के साथ किया था, तो बार बार वही क्वेश्चन देखने को तो मिले थे पेपर में, और आसान क्वेश्चन आए थे पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपकी जो दियोली बिलासपुर जो सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है वो अलीखड़ के किनारे है। और अलीखड़ जो है वो किसकी सहायक है? तो अलीखड़ आपके सतलुज की सहायक है। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला था। ये भी मैंने बोला था कि एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन और प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखने थे। अब ये किताब कितने बार आपको ऐसा है जिस किताब के बारे में नहीं बताया? 10 बार अपनी वीडियोज़ में बोला था कि पोलेंड्री इन हिमालय जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे पोलेंड्री इन हिमालय जो किताब है वो लिखी गई थी। भाई मेरी लक्ष्य सीरीज को देखते तो भी बात बन गई थी। सीधे और बेसिक क्वेश्चन आए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होना था। अगला क्वेश्चन है कि जूका आंदोलन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ? क्या ये बिलासपुर में नहीं हुआ? क्या ये 1883 से 1888 के बीच में नहीं हुआ? क्या लक्ष्य सीरीज नंबर 44 और 45 में ये बात नहीं बोली? मुझे बता दीजिए, एक एक बात बता दीजिए, एक एक बात बोलिए मेरे भाई। आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, ये आपकी गलती है कि आपके नंबर कहाँ पे कटे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कि आपका जो हिमाचल गौरव पुरस्कार 2025 है वो मिला है चंद्ररेखा डडवाल को। अब ये जो चंद्ररेखा डडवाल है वो आपकी धर्मशाला की एक जानी मानी क्या है, साहित्यकार और आपकी लेखिका या कवित्री है। और इनको इनकी जो साहित्यिक योगदान है इनका, इसके लिए ही इनको हिमाचल गौरव पुरस्कार मिला है। तो साहित्य और शिक्षा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी सही करना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला शून्य अपशिष्ट जनजातीय मेला अगस्त 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट जनजातीय जो मेला है वो आपका अगस्त 2025 में लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो केलोंग में जो है आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये जो मेला है वो आपका 14 जून से आपका माफ़ी चाहूँगा 14 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ये आयोजित किया गया। मेले में का जो सबसे बड़ा विशेषता थी यहाँ पे ये बोला कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और प्लास्टिक की जो बोतल है वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा, और पारंपरिक जो वहाँ के प्लेट पत्तल की जो प्लेटें होती है उनका जो है उपयोग किया जाएगा। अब विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला आप सभी लोग जानते हैं कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो कि 7 देशों से होकर गुजरती है। ये भी मैंने बोला था। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है भाई साहब, 7 देश कौन कौन से? कितनी लंबी है?
7,000 किलोमीटर लंबी है, ये भी बोला था। साथ में ये भी बोला था एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकंगुआ है। बोला था कि नहीं बोला था? भाई बोला था। और यहाँ पे जो 7 देश वो भी मैंने बोला था कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोल्विया, चिली और अर्जेंटीना, इन सभी देशों से ये गुजरती है। देखो, लक्ष्य सीरीज कल ही बताया था, सुबह जब मैं उठा था 5 बजे तो मैंने कल ही कराया था। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। फिर मैंने ये भी बोला था कि सूक्त कितने हैं, तो तमाम साथियों को बोला था कि 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएँ हैं, मूल रूप से 10,462 है, 580 मूल रूप से और वैसे 10,462 है। और यजुर्वेद यज्ञ आदि से संबंधित वेद, ये भी बोला था। ये भी बोला था सामवेद किससे? भारतीय संगीत से संबंधित है। अर्थवेद भारत का सबसे नया वेद जो कि जादू टोना वशीकरण से संबंधित है। तो हर एक बात को बहुत डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई थी। चारों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली थी। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बता रहा हूँ वही जो कि शॉर्टकट आपको आंसर की जल्दी जल्दी पता लग जाए। देखो जी, ये तो मैंने कई बार बोला कि एनडी जो अर्थशास्त्र है उसके पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता था, जिनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। इनके द्वारा ही अर्थशास्त्र लिखी गई। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के आपके प्रधानमंत्री भी थे। बहुत बेहतरीन है। हमने आर्यभट्ट के बारे में बात करी लक्ष्य सीरीज में, चरक के बारे में बात करी, पाणिनि का अष्टाध्यायी है ना? क्या हमने नहीं पढ़ा? शून्य की खोज, चरक किसके दरबार के चिकित्सक थे? भाई ये सब कुछ हमने अपनी डिटेल वाली सीरीज में देख लिया और मैं डिटेल वाली वीडियो लगातार डालता रहता हूँ, उनको देखिए। मैं बोल रहा हूँ 30 में से 28 नंबर कहीं नहीं जाएंगे जीके में, गारंटी के साथ। लो जी, सेम क्वेश्चन, क्या ये लक्ष्य सीरीज 44-45 में नहीं करवाया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। कल ही बताया था कि इनको बंदी बनाने के लिए ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया था। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? तो देखो, कौन बचाता है हमको? हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में एक परत है, क्या मैंने आपको बोला था? O3। जी हाँ, O3 एक परत है, ओजोन परत जिसको हम बोलते हैं। ये हमें सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें आती सूर्य से? तो सूर्य से आती पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेटिस रेज। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उनसे यूवी रेज से हमें बचाती है, उसको अवशोषित कर लेती है। ये जो O3 है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ाया था कि दर्पण जो वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण में उपयोग किया जाता है, तो आपका मिरर यूज इन साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। तो जो आपका बाहर की ओर उभरे होने के कारण जो है वो आपका ड्राइवर को पीछे की ओर एक बड़े क्षेत्र देखने में मदद करता है। वो कौन सा दर्पण होता है? जहाँ पे सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो हमेशा, जहाँ पर हमेशा वस्तु का सीधा और आकार में जो है छोटा प्रतिबिंब बने, तो जो गाड़ी में भी होता है ना साइड में, साइड जो वो उत्तल दर्पण होता है, आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और अवतल मतलब कि अवतल क्या होता है? सेम क्वेश्चन लक्ष्य सीरीज में कराया था कि भाई दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका कौन सा होता है? आपका लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को लैक्टोबैसिल्स बोलते हैं, क्योंकि दूध के बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इसी वजह से दही जो है वो क्या होती है? खट्टी होती है। एसिडिक एसिड कई बार पढ़ा था, सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में या मधुमक्खियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर और पालक में पाया जाता है। हर एक बात को ध्यान से पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिलेट नहीं है? अच्छा, मिलेट कौन नहीं है? देखिए, ज्वार, बाजरा, आपका बात करें आपका ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, आपका रागी हो गया, ये सब मिलेट्स हैं, मतलब कि मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। मिलेट्स होता है मोटा अनाज। लेकिन जो आपका मक्का है ये एक सामान्य अनाज है, आपका कीरियल है, जिसे मिलेट्स में नहीं गिना जाता। तो मक्का यहाँ पे बिल्कुल सही आना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर डैश की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। तो ये किसकी है? तो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया में जो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया होती है, इसमें लोहे या स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू बीमारी का कारक क्या है? तो डेंगू बीमारी की बात करें तो डेंगू बीमारी का जो कारक होता है ना, वो होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। तो डेंगू जो बीमारी है वो एक जो है वो विषाणु के द्वारा, ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वायरस यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डेंगू एक वायरस के कारण होता है और डेंगू वायरस जो है वो फ्लेविवायरस
भी इसको कहा जाता है। तो फ्लेविवायरस किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है वो विषाणु के द्वारा ही होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। इसमें तेज बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाती है, इसके बारे में हमने कई बार बात करी है। सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को होता है। भाई जिन्होंने तो मेरी वीडियोस देखी होगी, जीके मेरे से पढ़ा होगा, वो तो मैं बोलता हूँ कि 30 में से आप खुद बोलो कि 30 में से 25 या 26 क्वेश्चन आपके बने कि नहीं, जो पढ़ाए हुए वो बोलना भाई आप। शिक्षा का अधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? कल भी सेम क्वेश्चन आज भी आया था। 21 का ए, बहुत आसान है भाई साहब, 21 का ए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस स्कूल संरचना को अपनाती है? देखिए ये अपनाती है जो 5+3 3+4, ठीक है। तो 5+3 3+4 यहाँ पे अपनाती है, जहाँ पे जो 3 से 5 साल है वो आपका क्या होता है, आपका पहले में आंगनबाड़ी, फिर प्री स्कूल, फिर उसके बाद 1-2 कक्षा, फिर आपका अगला 3 क्या है, 3 साल फिर आती प्रिपरेटरी स्टेज। पहली स्टेज को बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज 5 साल वाली जो, फिर 3 को बोलते हैं प्री प्रेटरी स्टेज, फिर बोलते हैं मिडिल स्टेज, वो भी 3 साल तक चलती है, फिर होती है सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल तक चलती है, 9वीं से 12वीं तक, ठीक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और तीसरे से 5वीं तक होती है दूसरी स्टेज, ठीक है, जहाँ पे 3 साल की उम्र लगती है। और मिडिल स्टेज होती है आपकी 6ठी से 8वीं तक, और फिर होती है सेकेंडरी आपकी 4, 9वीं से 12वीं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई बार बोला था कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति भाई साहब सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो 15वें जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं आपके कौन, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने, माफ़ी चाहूँगा, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है द स्वयं पोर्टल इंडिया MOC प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? अच्छा क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन ऐसा ही आते हैं। देखिए जो ये स्वयं पोर्टल है ये 9 जुलाई 2017 को भारत के उस समय के जो राष्ट्रपति होते थे वो प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। इसका पूरा नाम है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 2017 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाना था। और ये भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय उनके द्वारा MOC शुरू किया गया था आपका, इसको स्वयं नाम दिया गया था। स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन कि भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए। तो AI आंगनबाड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक सेवापुरी ब्लॉक में पहला AI आंगनबाड़ी संचालित शुरू किया गया। मतलब मकसद क्या था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये यहाँ पे मकसद था। तो तमाम साथियों को जीके के आंसर किए, बाकी थोड़ी देर में साइकोलॉजी के आंसर की डालता हूँ। कुछ गलती हुई हो क्योंकि मैंने भी यहाँ पे अपने नॉलेज के आधार पर ये बनाई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी अपने ओर से पूरी कोशिश की कि एक्यूरेट आंसर की बने। तमाम साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव।